आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा आधार कार्ड से लापता युवक के मिलने की भी है। महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने संगम स्थल और अक्षयवट वृक्ष स्थल पर पूजा की। दरअसल पीएम ने यहां रेल और सड़क समेत करीब 5500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री ने बड़े हनुमान मंदिर के भी दर्शन किए। वहीं उन्होंने क्रूज पर बैठकर संगम की खूबसूरती को भी करीब से निहारा। गुजरात के जूनागढ़ का रहने वाला एक लापता युवक आधार कार्ड की मदद से राजस्थान के कोटा में मिल गया। दरअसल मीत आणंद जिले के विद्यानगर के कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन पढ़ाई में दिलचस्पी न होने पर वो 7 महीने पहले बगैर किसी को बताए हॉस्टल छोड़कर चला गया। फिर वो कोटा के एक ढाबे पर वेटर का काम करने लगा था। इस दौरान मीत ने होटल में काम करने वाले अपने एक साथी का नंबर आधार अपडेट करवाते समय दर्ज करवा दिया। बाद में जब ये आधार जूनागढ़ में उसके घर पहुंचा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। फिर पुलिस ने मोबाइल नंबर वाले का पता खंगालते हुए इस युवक को भी ढूंढ निकाला। अब अपने बेटे मीत को फिर पाकर परिवार वाले काफी खुश हैं। बिहार के सरकारी स्कूल्स का हाल जानने के लिए आईएएस अधिकारी और शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने अलग तरकीब अपनाई, जो चर्चा में आ गई। दरअसल उन्होंने पटना के अपने दफ्तर में बैठकर प्रदेश के दूर दराज के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों को वीडियो कॉल की। इसमें उन्होंने स्कूलों में मिड डे मील की स्थिति, बच्चों की हाजिरी और पढ़ाई को लेकर जानकारी जुटाई। बैठने का दरी है खाने के लिए? अरे उनसे पूछ रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। तमिलनाडु के अरियलूर जिले में बाढ़ के बीच से 7 लोगों को बचाया गया। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया। इसमें रेस्क्यू कर्मी इन लोगों की मदद करते दिखे। ऐसे में रेस्क्यू कर्मियों की काफी तारीफ हो रही है। ग्रीस के एथेंस में क्रिसमस से पहले दमकल कर्मियों ने कुछ अनोखा काम किया जो सुर्खियों में आ गया। दरअसल वो यहाँ बच्चों के एक अस्पताल में सेंटा की ड्रेस पहनकर पहुंचे और फिर इन बीमार बच्चों को बालकनी में जाकर स्पेशल तोहफे दिए। इस पर ये बच्चे, उनके परिजन काफी खुश हुए। ये काम करने के लिए कर्मचारियों ने दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल किया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर कुकिंग ऑयल से बढ़ रहे कैंसर के खतरे से जुड़ी हुई है। हमारे किचन में मौजूद मसाले और अनाज हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं, वहीं कुकिंग ऑयल कैंसर को बढ़ावा दे रहे हैं। एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है। गट नामक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित इस शोध से पता चलता है कि खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ तेल, विशेष रूप से सीड ऑयल, कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि कुकिंग ऑयल से बढ़ रहे कैंसर के खतरे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। क्या बिना कुकिंग ऑयल के भी स्वादिष्ट खाना बनाया जा सकता है? लेकिन शायद खाने में वो स्वाद नहीं होगा जो कुकिंग ऑयल से बने खाने में होगा, क्योंकि खाने की ज्यादातर चीजों को बनाने के लिए तेल ही इस्तेमाल किया जाता है। ये तेल कई तरह के हो सकते हैं और इन्हें खाना पकाने के तरीके के हिसाब से चुना जाता है। कुकिंग ऑयल का प्रमुख उद्देश्य भोजन को तलने, भूनने, फ्राई या पकाते समय उसकी सॉफ्टनेस बढ़ाना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुकिंग ऑयल से कैंसर भी हो सकता है? ऐसे में सवाल है कि क्या आप भी खाना बनाते समय सूरजमुखी, अंगूर के बीज, कैनोला या फिर मक्का जैसे बीज के तेल का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, वरना आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। बता दें कि कुकिंग ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी के खतरे को बढ़ा सकता है। यही वजह है कि कुकिंग ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, वरना आपकी सेहत पर बेहद बुरा असर पड़ सकता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा की टीम ने एक स्टडी की है जो जर्नल गट से प्रकाशित हुई है, जिसमें सूरजमुखी, अंगूर के बीज, कैनोला और मकई जैसे बीज के तेलों का अधिक सेवन कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है।
उसमें 30 से 85 साल के तकरीबन 80 लोगों के ट्यूमर्स के अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया और जब रिसर्च की गई तो देखा गया कि उनमें बायोएक्टिव लिपिड का लेवल हाई था, जो सीड्स के तेलों को ब्रेक डाउन करने के बाद बनता है। इनमें 90% मामले ऐसे लोगों में पाए गए जिनकी उम्र 50 से कम थी। आधे मरीजों में तीसरी या चौथी स्टेज का कैंसर था और 1/3 में स्टेज 2 का कैंसर था और सैंपल्स की जांच करने पर पाया गया कि उनके कैंसर ग्रस्त ट्यूमर में लिपिड के हाई लेवल का कारण सीड्स ऑयल को माना गया। कुकिंग ऑयल्स बहुत बड़ा डिजास्टर हैं। हम जिन पे हार्ट की फोटो बनी हुई तेल की कैन देखते हैं ना, वो हार्ट हेल्दी ऑयल्स हमेशा नहीं होते। देखिए, जब हम पढ़ते थे 1975 से 80 तक, तो हमारे टीचर्स को कॉन्सेप्ट यही था जो किताबों में पढ़ाया जाता था, लेकिन ये पाए नहीं जाते थे मार्केट में। वो हमें सैफ्लावर ऑयल बताते थे, सनफ्लावर ऑयल बताते थे, जो कि बेनिफिशियल PUFAs होते थे, उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फूफा कहते थे हम लोग, तो उनको रट्टा लगाते थे। लेकिन अब जो मार्केट फ्लडेड हो गया है उन तेलों से, जो वो मुल्क हमारे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनके यहाँ खुद नहीं इस्तेमाल होते और हम लोग इन पे दिल का लेबल लगा के बेच देते हैं कि हार्ट हेल्दी ऑयल्स हैं। बिल्कुल हार्ट हेल्दी ऑयल्स नहीं है, पॉलीसिस्टिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मेरे बहुत सीनियर हेड जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर थे, वो ये बताते थे बार बार कि ये जो हार्ट हेल्दी ऑयल बिल्कुल नहीं है। बता दें कि 1900 के दशक की शुरुआत में मोमबत्ती बनाने वाले विलियम प्रॉक्टर ने साबुन में एनिमल फैट के सस्ते विकल्प के लिए सीड से तेल बनाया था। हालांकि जल्द ही वो अमेरिकियों की डाइट का मुख्य हिस्सा बन गया था। रिसर्च की माने तो ज्यादा खाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल, मसलन सनफ्लावर, कैनोला, मक्का और अंगूर के बीज से बने कई तेलों का ज्यादा इस्तेमाल करने से शरीर में इन्फ्लेशन की समस्या पैदा हो जाती है, जो धीरे धीरे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती है। ये तेल हमारे शरीर में ट्यूमर के खिलाफ लड़ने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं और यही वजह है कि ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स को भी कोलन कैंसर का कारण माना जाता है। इनसे क्या होता है? कैंसर हो जाता है। कैंसर के अलावा मेंटल सिम्टम्स भी हो जाते हैं। आजकल लोगों को भूलने की बीमारी हो रही है, लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। मास लेवल पे हर एक का विटामिन डी कम आ रहा है। डायबिटीज की टेंडेंसी बढ़ी है, लीवर डिजीज बढ़ा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिवरसाइड जो उसकी ब्रांच है, ये रिसर्च हुई है कि इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज, न्यूरोलॉजी की बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स है और डिमेंशिया है, और भूलने की बीमारी में तो ये कहूंगा सिंपल पार्किंसन डिजीज, जिसमें कंपन हो जाती है शरीर में, ऑटिज्म हो जाता है बच्चों में, एंजाइटी बढ़ जाती है और कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस भी हो जाते हैं। और यहाँ तक के कुछ रिसर्चर्स ने ये भी पाया है कि हमारा जो खुशी वाला हार्मोन है, जो हमको सेक्सुअल प्लेजर प्रदान करता है, वो भी कम हो जाता है। हालांकि इस तरह के प्रमाण अभी भले ही नहीं मिले, लेकिन ये माना जाता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें ऐसे सीड ऑयल, फैट, शुगर और दूसरे केमिकल्स की मात्रा होती है जो पाचन प्रक्रिया में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। हालांकि अमेरिका में कैंसर और हार्ट डिजीज से जुड़ी हुई प्रमुख संस्थाओं का अभी तक यही मानना है कि इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं जो ये बताता हो कि मॉडरेट लेवल के सीड ऑयल सेवन से कोलन कैंसर या ऐसे किसी ट्यूमर के पनपने की किसी भी खतरे की आशंका है। लेकिन इसके अलावा ऐसी स्टडीज भी हालिया समय में सामने आ रही हैं जो ये दर्शाती हैं कि ऐसे खाने के तेल या सीड ऑयल के ज्यादा सेवन से शरीर में इन्फ्लेमेशन का खतरा बढ़ता है। नतीजतन दिल की बीमारियां और डायबिटीज होने की आशंका बढ़ती है। सैफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल ये अच्छे तेल हैं, इसी से इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं हम। लेकिन प्रैक्टिकली देसी घी 1/3 ऑफ कड़वा तेल या तिल ऑयल और 1/3 हम अच्छा वाला जो ये मैंने बताया सैफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये हम ले सकते हैं और यही हार्ट हेल्दी हैं और बॉडी के लिए हेल्दी हैं। अव्वल तो कम चिकनाई में खाना खाना चाहिए, ज्यादा चिकनाई खानी नहीं चाहिए। ज्यादा चिकनाई खाने के अपने नुकसान है, LDL बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, थायराइड की बीमारी हो जाती है। सवाल उठता है कि कुकिंग ऑयल और कैंसर के बीच आखिर संबंध क्या है। तो पहले की गई रिसर्चेज में स्वास्थ्य पर सीड्स ऑयल के हानिकारक प्रभावों का पता लगाया गया था, जिससे ये जानकारी निकलकर सामने आई कि ये शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं।
हालांकि सीड्स ऑयल ब्रेक डाउन करने वाले बायोएक्टिव लिपिड कोलन कैंसर को तेजी से विकसित करने में मदद कर सकते हैं और शरीर को ट्यूमर से लड़ने से भी रोक सकते हैं। सीड्स ऑयल में ओमेगा 6 और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सवाल ये भी है कि फिर कुकिंग ऑयल का चयन कैसे किया जाए। अगर आप हेल्दी डाइट पर हैं तो हल्का तेल जैसे कि ऑलिव ऑयल या सूरजमुखी तेल चुनना बेहतर होता है। तलने के लिए मूंगफली या सोयाबीन तेल अच्छा रहता है, जबकि सलाद और हल्का खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आपको विशेष स्वाद चाहिए तो तिल का तेल या नारियल तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा ज्यादा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करने की लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। कुकिंग ऑयल की वजह से आप मोटापे का शिकार भी बन सकते हैं और मोटापा कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। ऐसे में जरूरी है कि कुकिंग ऑयल से बढ़ रहे कैंसर के खतरे को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ की एक अदालत ने राहुल गांधी को किया तलब। सावरकर पर बयान के मामले में 10 जनवरी को हाजिर होने का आदेश। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। संसद हमले की 23वीं बरसी पर संसद भवन परिसर में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। इन सभी ने बहादुरों को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान के लिए उन्हें नमन किया। झारखंड में एक बार फिर कमान संभालने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन किए। इस दौरान सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना भी मौजूद रहीं। यहाँ दोनों ने पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा पर जल अर्पित किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें एक उम्मीदवार का नाम शामिल है। पार्टी ने नजफगढ़ से तरुण यादव को उम्मीदवार बनाया है। बिहार के पटना में बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच कुछ अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक प्रतियोगी को थप्पड़ जड़ दिया। वहीं इन आरोपों के बीच बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक अहम बैठक भी की। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल एक बार फिर से अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे और नतमस्तक होकर वाहिगुरु का शुक्राना किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया भी मौजूद रहे। बादल और मजीठिया के दौरे में भारी सुरक्षा बल तैनात रहा, क्योंकि पिछले दिनों अपनी सजा पूरी करने जब सुखबीर बादल सेवादार के तौर पर वहां आए थे तो उनकी ओर एक शख्स ने फायरिंग की कोशिश की थी। ऐसे में वो दोबारा श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे और वाहिगुरु का धन्यवाद किया। और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हमारे देश में संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी बात रखी और इस दौरान एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया। पहले सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी बात रखी। इसके बाद नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि देश में भय का माहौल है, तो बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाकर घेरा। वहीं अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना कराने की मांग दोहराई। उधर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा हुई। संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष से सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन हुआ। वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने कमान संभाली। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा
भारत के विचारों के साथ भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया एक अनपैरेलल्ड ट्रांसफॉर्मेटिव यह डॉक्यूमेंट है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर ले। संसद में प्रियंका का ये पहला संबोधन धारदार था। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सदन को जब इमरजेंसी की याद दिलाई तो प्रियंका ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। साल 1975 में हुए 38वें 38th संविधान संशोधन से आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने के निर्णय को नॉन जस्टिशिएबल बनाने की कोशिश की गई। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य उन सभी इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस को इम्यूनिटी देना था जिसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई। 41वां संविधान संशोधन विधेयक। इस संशोधन का उद्देश्य, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का उद्देश्य प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले उनके कार्यकाल के दौरान किए गए सभी कार्यों के लिए आपराधिक जो है मुकदमों से इम्यूनिटी प्रदान करना, चाहे जो भी अपराध किए सब क्षमित है। मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण, इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए। लोकसभा में चर्चा के दौरान जातिगत जनगणना पर भी बीजेपी और कांग्रेस आर पार के मूड में दिखाई दिए। बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को नकारने के लिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्राविधान किया गया था कि आर्टिकल 368 के तहत किया गया प्रत्येक संवैधानिक संशोधन यह वैध होगा। आज उसी पार्टी के लोग जात के आधार पर जनगणना कराना चाहते, कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति। आपको एक ब्लूप्रिंट लेकर आना चाहिए, एक मसौदा लेकर आना चाहिए, ऐसा मसौदा जिसमें कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो, जो जातिगत जनगणना कराएंगे किस जाति को आरक्षण का कितना प्रतिशत देंगे, इसका भी खुलासा होना चाहिए। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। जाति जनगणना पर कांग्रेस का समर्थन समाजवादी पार्टी ने भी किया। अखिलेश यादव बोले, जब मौका मिलेगा तो वो जातिगत जनगणना कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था
उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। राज्यसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ। सभापति जगदीप धनखड़ कांग्रेस सांसदों पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए जमकर बरसे। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। इसके जवाब में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियत से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम। संसद में संविधान पर ये चर्चा अभी लोकसभा में कल भी चलेगी। रविवार की छुट्टी के बाद राज्यसभा में भी 2 दिन की चर्चा है। लोकसभा में कल प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है और इस दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 843 अंकों उछलकर 82,133 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 220 अंकों पर 24,768 पर पहुंच गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत कई सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। सोने चांदी की कीमतों में कमी आई। सोना 1400 रुपए फिसला। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 79,500 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी भी 4200 रुपए लुढ़की। अब 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 92,800 रुपए हो गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 10 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपए 78 पैसे हो गई। कार कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया ने अपनी मेबैक एस क्लास कार को भारतीय बाजार से वापस बुलाया है। इस कार के ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट सॉफ्टवेयर में खराबी के चलते कंपनी ने रिकॉल का ये फैसला लिया है। इसके तहत 29 अप्रैल 2021 से 27 जनवरी 2024 के बीच बनी मर्सिडीज मेबैक एस क्लास की 386 यूनिट्स को वापस मंगाया गया है। कंपनी का कहना है कि सॉफ्टवेयर के कारण एग्जॉस्ट तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे इंजन और उसके आसपास नुकसान पहुंच सकता है। गाड़ी में आग भी लग सकती है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली में शराब को लेकर बनाए गए नए नियम की। दिल्ली सरकार ने शराब को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली के आबकारी विभाग ने राजधानी के सभी बार और क्लब के लिए एक जरूरी आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक अब सभी क्लब, होटल और रेस्टोरेंट को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे ग्राहकों की उम्र जांचे बिना शराब न परोसें। ये आदेश हाल ही में निरीक्षण के दौरान मिली गड़बड़ियों के बाद दिया गया है, जिसमें शराब परोसने के कानूनी उम्र के नियमों का उल्लंघन पाया गया था। आबकारी विभाग ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि अब से क्लब, बार और रेस्टोरेंट को ग्राहकों की उम्र की पुष्टि सरकारी पहचान पत्र की हार्ड कॉपी के जरिए करनी होगी। यानी कि अब डिजी लॉकर या मोबाइल फोन में रखे गए ID कार्ड को मान्यता नहीं दी जाएगी, बल्कि ग्राहक को अपना असली पहचान पत्र दिखाना होगा। दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के तहत कोई भी शराब विक्रेता या लाइसेंसधारी 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब नहीं दे सकता। इस नियम का सख्ती से पालन करने के लिए आबकारी विभाग ने होटल, क्लब और रेस्टोरेंट मालिकों को अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी। आबकारी विभाग की ये कोशिश है कि दिल्ली में नाबालिग या फिर अवैध रूप से शराब का सेवन करने वालों पर नियंत्रण लगाया जा सके। दिल्ली आबकारी विभाग की सख्ती को लेकर हमने राजधानी के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
अब दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि जिसको भी आप लिकर सर्व कर रहे हैं उससे आप उसका एज सर्टिफिकेट लीजिए, कोई आईडी लीजिए, कोई गवर्नमेंट आईडी, और उसकी हार्ड कॉपी लीजिए। क्या इससे रुक जाएगा कि जो कम उम्र के लोग हैं उन तक लिकर ना पहुंचे? क्यों नहीं, ये अच्छा कदम है गवर्नमेंट के लिए, हम इसको सराफरा सैल्यूट करते हैं इसको, क्योंकि पहले ही अंडर एज को मिलना नहीं चाहिए, जो बालिग होना चाहिए उसको भी अगर ये बंदी हो जाएगा वो अच्छा रहेगा, अगर बिल्कुल टोटल लास्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है, आप देखो कितने ठेके हैं इधर दिल्ली में, वो पूछते नहीं, कोई बात है उसको भी देता है। ये अच्छा कदम है, अगर ड्रग्स रुकेगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान करेगा, ये पैसा किसी और में लगाएगा, सेहत बचेगा। बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। ये किस किस से आप सर्टिफिकेट मांगते फिरोगे भाई? आईडी को आदमी हर जेब में घूम रहा है और मैं आईडी उपाय क्या है? उपाय क्या है? कोई उपाय नहीं है इस चीज का। ये हो सकता है बिल्कुल, और डिसिप्लिन होना चाहिए। 25 साल से कम आयु के किसी भी कैटेगरी के वो नहीं देना चाहिए शराब, ठीक है? आयुष्मान निर्धारित कीजिए आप। युवा पीढ़ी दर बदर शराब के पीछे भाग रही है, ये बात तो सही है, और बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं लोग। बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। माँ बाप तो ध्यान रखते ही हैं अपने बच्चों का, पर बच्चों का भी फर्ज बनता है कि इस चीजों के लिए आगे नहीं आए। और एक ये रहना चाहिए डिसिप्लिन कि भाई शराब की दुकान पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, काय के लिए जा रहा है? नशा करने जा रहा। सामने वाले को ये भाई साहब ने बोला, ठीक बोला, आईडी लो, कम उम्र है उसको भगाओ। ये तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है क्लब वालों से, बार बार से कि आप आईडी लो, उसके बाद आप लिकर दो, लेकिन ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप जाओ, पकड़ो, वहाँ पे छापेमारी करो। इसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा, माँ बापों को आगे आना पड़ेगा, और इस किस्म का एक मुहिम चलाना पड़ेगी। सर, इस चीज को बंदी क्यों नहीं करते थे? देश में नशा पत्ता बंद क्यों नहीं करते थे? जिससे हमारे देश में आए दिन लोग नशे के कारण ना कहीं घर बर्बाद हो रहे हैं दारू पीने के कारण, है ना? कई महिलाएं बेचारे रोती रोती मर जाती, कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, माँ बाप दारू पी के आ रहा है, घर में कुछ पैसे दे नहीं रहा, तो उस चीज को बंद क्यों नहीं करते? तो बैन क्यों नहीं करते थे? कह रहे हैं कि दिल्ली में दारू बैन कर दी। मैं कहता हूँ पूरे देश में बैन कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए ना। 8 बजे बाद भी आज भी है ना, क्या होता है, आप कह रहे हो साहब लाइसेंस बना दो, कर दो, लाइसेंस के द्वारा बेची जा रही है दारू, 18 वर्ष के बाद नहीं देते, वहां पर फिर बच्चों को भी दे रहे हैं, और ठेका बंद होने के बाद फिर भी दे रहे हैं, ठीक है? तो उस चीज को बंदी कर दो ना आप। व्हाट्सएप जल्द लॉन्च करेगा एक नया फीचर। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले डिजिटल गली। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के नतीजे के बाद गूगल ने खास डूडल बनाया। इसमें शतरंज के अलग अलग मोहरे दिखाए गए हैं। एक दिन पहले खिताब डी गुकेश ने जीता था। इसके बाद से भारत समेत दुनिया भर में उनकी काफी तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया, अखबार और टीवी चैनल उनकी तारीफों से भरे पड़े हैं। अब गूगल ने भी चेस पर डूडल बना दिया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम ने पीएम कुसुम योजना के नाम पर जारी एक फर्जी लेटर पर सरकार का पक्ष रखा। सरकार ने साफ किया कि इस योजना के जरिए 8,000 रुपए की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा रही, लिहाजा ये वायरल लेटर फर्जी है और आप इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट mnre.gov.in पर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस तरह आप किसी धोखाधड़ी के शिकार होने से भी बच पाएंगे। व्हाट्सएप जल्द ही कुछ नए फीचर लॉन्च करेगा। इसमें सिलेक्टेड ग्रुप कॉलिंग का फीचर भी शामिल है। पहले कॉल करने पर ग्रुप में मौजूद सभी सदस्यों को ज्वाइन करने के लिए एक साथ नोटिफिकेशन मिल जाता था, लेकिन अब व्हाट्सएप ने सुविधा दी है कि आप उन लोगों का सिलेक्शन कर सकते हैं जिन्हें आप ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं। इससे ये फायदा होगा कि पूरा ग्रुप इस कॉल से परेशान नहीं होगा। इसमें सिर्फ उन्हीं को नोटिफिकेशन मिलेगा जिन्हें आपने चुना है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको परिचय जयपुर के एक ऐसे कलाकार से करवाएंगे जिनके परिवार ने दशकों से चंदन कार्विंग की कला को जिंदा रखा है। हाल ही में विनोद जांगड़ की बनाई गई चंदन की लकड़ी की एक अनूठी तलवार प्रधानमंत्री मोदी को भी भेंट में मिली, जिसमें महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को नक्काशी के जरिए उकेरा गया है। चंदन की लकड़ी पर यह खूबसूरत नक्काशी, मानो कलाकार ने अपने हाथों से एक संसार रच दिया हो। कलाकृतियों का संसार जहां इतिहास की झलक भी है और संस्कृति की महक भी। राजस्थान के जयपुर में इस चंदन कार्विंग के काम को संजो कर रखा है यहाँ के जांगीड़ परिवार ने।
ये इनकी 5वीं पीढ़ी है जो इस कला को जिंदा रखने की कोशिश में जुटी है। वैसे तो इस परिवार में दशकों से ये काम चल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में ये चर्चा में तब आए जब इनकी बनाई कलाकृति पहले फ्रांस के राष्ट्रपति को और फिर हाल ही में पीएम मोदी को भेंट की गई। बीते साल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को चंदन की लकड़ी की बनी वीणा की कलाकृति भेंट की गई थी, जिस पर बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई थी। और अब पीएम मोदी को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर दौरे पर चंदन की लकड़ी की बनी एक अद्भुत तलवार भेंट की, जिसमें महाराणा प्रताप की जीवन गाथा से जुड़े कई दृश्य उकेरे गए हैं। इन दोनों ही कलाकृतियों को विनोद जांगीड़ ने बनाया है। ऐसे ये हमारी पीढ़ी जैसे 4 जनरेशन इसी पीढ़ी में लगी हुई है, 4 जनरेशन। तो जैसे पहले मेरे दादाजी थे, दादाजी का नाम मालचंद जी थे, मालचंद जी कलाकार के नाम से जानते थे उनको। और फिर मेरे पिताजी चौथमल जी जांगीड़, और फिर बाद में हम 4 भाई हैं, चारों भाई इसी काम में लगे हुए हैं। और जैसे मेरे बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटे इसी काम में लगे हुए हैं। और बड़े बेटे को नेशनल अवार्ड भी मिला है, कमलेश जांगीड़ नाम है उसका। और छोटा बेटा है तो उसको स्टेट अवार्ड मिला। पीएम मोदी को भेंट की गई चंदन की इस अनूठी तलवार को बनाने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि इसमें न सिर्फ बारीक नक्काशी है बल्कि इसके जरिए महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को बताने की भी कोशिश की गई है। इस तलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े गौर से देखा और इस तलवार में बनी 7 खिड़कियों को खोलकर महाराणा प्रताप की वीर गाथा को भी समझा। पीएम मोदी भी विनोद जांगीड़ की इस अद्भुत कलाकारी से अभिभूत नजर आए। विनोद जांगीड़ नेशनल अवार्ड से लेकर शिल्प गुरु अवार्ड तक से नवाजे जा चुके हैं, लेकिन अब उनका परिवार चाहता है कि ये कला औरों तक भी पहुंचे ताकि इसे बड़ा बाजार मिले। कृति को संजोने के अंदर ये हमारी फैमिली काम करती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है इसको। और सर आजीविका चलाने के लिए हमारे को इसको बेचना पड़ता है, लेकिन सर इसका रिस्पॉन्स भी ठीक है, लोग बाग इसको पसंद करते हैं, लेकिन इसके चंदन महंगे होने के कारण से हर कोई आदमी इसको खरीद नहीं पाता है। और सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि इस काम को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट्स और उन सबके स्टूडेंट्स को काम सिखाने के लिए हम सिखाने जाए तो ऐसा बढ़ावा दे इसको। चंदन की लकड़ियां महंगी मिलती हैं और फिर इसमें मेहनत भी बहुत है। महंगी होने के कारण खरीदार ज्यादा नहीं मिलते। ऐसे में ये परिवार चाहता है कि इस कला को संरक्षित करने के लिए सरकार कोई पहल करे ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और इसका कारोबार बढ़े। विशाल शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है टीम इंडिया। खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग खबरों को और जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। आईसीसी ने साफ कर दिया कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। आईसीसी के मुताबिक ये ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में ही होगी। इस तरह ये मुकाबले पाकिस्तान के अलावा यूएई में भी होंगे। भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। वहीं पाकिस्तान को एक और झटका ये लगा कि उसे कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। वहीं ये भी तय हुआ है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी। उसका भारत के साथ मुकाबला श्रीलंका में होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट शनिवार से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। अभी तक 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1-1 से बराबरी पर है। अब ये तीसरा मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे से होगा। वर्ल्ड चैंपियन बनने पर डी गुकेश पर पैसों की बारिश हुई। दरअसल उन्हें 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये ऐलान तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने किया। गुरुवार को गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली थी और इसी के साथ उन्होंने सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। भारतीय जूनियर हॉकी टीम के गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह का पंजाब के पठानकोट रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। दरअसल वो लगातार तीसरी बार पुरुष जूनियर एशिया कप जीतने वाली टीम के सदस्य रहे। इस बार टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5-3 से करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में जब प्रिंस पठानकोट आए तो खुद राज्य के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक उनका स्वागत करने रेलवे स्टेशन पहुँच गए। उन्होंने भी प्रिंस की तारीफ की। पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने दोबारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने T20 विश्व कप के दौरान वापसी की थी। राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी के एक मैच में कर्नाटक की ओर से शतक जड़ा। उन्होंने झारखंड के खिलाफ ड्रॉ हुए मैच में नॉट आउट 100 रन अपने खाते में जोड़े। इसकी मदद से कर्नाटक की टीम 4 विकेट पर 441 रन का बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रही।
इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टीवी।